हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, ये हमारा आज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो कर चुके हैं जो कि सभी के सभी संविधान सभा से रिलेटेड थे। साथियों, आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरुआत करेंगे। अभी तक अगर बात की जाए तो संविधान सभा में हमने जो बैठकें थी वो सारी बैठकें कर ली थी। किस बैठक में क्या हुआ था उसके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, कब जो हमारी बात की जाए कब कहाँ ब्रिटेन में चुनाव कब हुए थे, ऐसी जो भी चीजें थी संविधान सभा से रिलेटेड वो सारी की सारी हमने कर लिए थी। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे संविधान सभा में जो आगे आने वाले हैं उसी में। ठीक है, शुरू करते हैं साथियों। तो साथियों, यहां से हमारी स्टार्टिंग है आज के वीडियो की संविधान सभा में। तो पहली बात है कि 11वीं बैठक की। ठीक है, किसकी बात है? 11वीं बैठक की अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करते हैं? 11वीं बैठक की। तो अगर बात की जाए संविधान सभा की, कुल मिला के जो थी वो 12 बैठक हुई है। ठीक है, कितनी बैठकें हुई हैं? कुल मिला के 12 बैठक हुई हैं, जिनमें से जो 11वीं बैठक हुई थी वो आपकी 26 नवंबर 1949 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा की 11वीं बैठक हुई थी, जिसमें क्या हुआ था? संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, इसको अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। ठीक है, या भी कह सकते हैं हम इसको अंशतः क्या हुआ? अंशतः लागू किया गया। ठीक है, लागू किया गया। अंशतः का मतलब कि जो भी संविधान था उसका कुछ हिस्सा 26 नवंबर 1949 को आपका लागू कर दिया गया था, जिसमें क्या था? कुल 16 अनुच्छेद थे, उनको लागू किया गया था। कितने? 16 अनुच्छेद। अगर बात की जाए संविधान की तो 395 जो आपके अनुच्छेद थे संविधान में, उन 395 अनुच्छेदों में से कुल 16 अनुच्छेद ऐसे थे जिनको 26 नवंबर 1949 को जो 11वीं बैठक हुई थी संविधान सभा की उसमें लागू कर दिया गया था। जिनमें से आपके कौन कौन से थे? जैसे 5 अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 388, सॉरी 80 और 388, 91, 92, 93 और 94। तो कुल मिला के आपके 16 अनुच्छेद हो जाएंगे। ठीक है, 16 आर्टिकल जो कि आपके 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। ठीक है, अगर बात करें उसके बाद में तो इसकी 12वीं जो बैठक थी, ये 12वीं बैठक ये कब आपकी हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को 12वीं बैठक हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को 12वीं बैठक हुई थी। और इस दिन क्या हुआ था? संविधान को अंतिम रूप से स्वीकृत मिली थी। ठीक है, 12वीं बैठक जो थी उसमें क्या हुआ? संविधान को अंतिम रूप से स्वीकृत मिली। ठीक है, क्या हुआ था? इसको स्वीकृत मिल गई थी अंतिम रूप से। ठीक है, अंतिम रूप से स्वीकृति मिल गई थी इसको, संविधान को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, दूसरी बात क्या हुई 12वीं बैठक में? 24 जनवरी 1950 को ही क्या किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, कब चुना गया था? तो 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, 1950 में राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? राष्ट्रपति चुना गया था। ये बनाए नहीं गए थे इस दिन भैया, इनको चुना गया था। और बनाया कब गया था? तो बनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बात करते हैं हम 26 जनवरी 1950 की। ठीक है, 26 जनवरी 1950 की अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था? उनमें से जैसे कि संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। ठीक है, संविधान की बात की जाए, यहां पे दिया हुआ है आपका कि 24 जनवरी को संविधान को अंतिम रूप से स्वीकृति मिली। जो 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूर्णता तो नहीं लेकिन अंशतः लागू किया गया। ठीक है, उसके बाद की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। ठीक है, क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान जो था वो पूर्णतः लागू कर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो चुनने की अगर बात करें कि राष्ट्रपति इनको चुना कब गया था? तो चुना गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चुनने की अगर बात करेंगे तो 24 जनवरी
1950 को राष्ट्रपति चुना गया था, लेकिन राष्ट्रपति बनाया कब गया है? तो 26 जनवरी 1950 को। उसके साथ ही जो अशोक स्तंभ था उसको राज चिन्ह के रूप में स्वीकृत मिली। ठीक है, अशोक स्तंभ को क्या कर दिया गया? राज चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया? स्वीकृति दे दी गई। ठीक है, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। कब बन गया? तो भैया 26 जनवरी 1950 को जो भारत था वो आपका एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। तो गणतंत्र राष्ट्र कैसे बन गया? तो भैया गणतंत्र राष्ट्र इसलिए बन गया क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान आपका पूर्ण रूप से लागू हुआ और संविधान में ही लिखा था कि भारत गणतंत्र राष्ट्र होगा। ठीक है, तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को जो आपका भारत था वो एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हो गया। ठीक है भैया, आगे बात की जाए अगर संविधान के प्रारूप की। ठीक है, संविधान का जो प्रारूप है उसकी अगर बात की जाए तो इसकी बात करें अगर हम तो बी.एन. राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। ठीक है, किसने? बी.एन. राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। कब तैयार किया था इन्होंने? तो इन्होंने 1946 में संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, 1946 में प्रारूप तैयार किया था और अक्टूबर 1947 को पेश किया। 46 में इन्होंने तैयार किया और अक्टूबर 1947 को क्या कर दिया? इन्होंने प्रारूप को पेश कर दिया। ठीक है, जो इन्होंने पेश किया था प्रारूप, उसमें क्या बताया इन्होंने कि अनुच्छेद जो होंगे वो 243 होंगे, अनुसूचियां जो होंगी वो 13 होंगी। उसके लिए क्या किया गया? जब इन्होंने संविधान को प्रारूप तैयार किया था उसके लिए उसके बाद में क्या हुआ? 114 दिन बहस चली। ठीक है, कितने दिन बहस चली थी? तो 114 दिन बहस चली। 3 बार वाचन किया गया। वाचन का मतलब यह था कि 3 बार इसकी जो रीडिंग थी की गई, यानी इसको पढ़ा गया। ठीक है, 3 बार इसको पढ़ा गया था। संविधान का जो प्रारूप था इसको सबके सामने 3 बार पढ़ा गया, जिससे सभी लोगों को पता चल जाए कि संविधान में क्या है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, यानी जो ऐसे 60 देश थे जिनको चिन्हित किया गया, उनको चुना गया और उनके संविधान को पढ़ने के बाद में वहां से जो हमको लगा कि हमारे जरूरत की चीज है वो हमने अपने संविधान में उतार ली। ठीक है, उसके बाद में अगर बात की जाए कि संविधान जब बना था, संविधान को बनने में कितना खर्च आया था? संविधान को बनने में कितना खर्च आया था? तो लगभग में 64 लाख रुपए खर्च हुए थे आपके संविधान को बनाने में। ठीक है, कितने? 64 लाख रुपए। और संविधान सभा के द्वारा कितनी बैठकें की गई थी? तो 12 बैठकें की गई थी और जिनमें से जो आपकी 12वीं बैठक कब की गई थी? तो 24 जनवरी 1950 को आपकी 12वीं बैठक हुई थी। ठीक है भैया, तो अगर मुझसे कितने दिन बहस चली थी तो आपकी बहस जो चली थी वो 114 दिन चली थी। ठीक है, 114 दिनों तक बहस चली। 3 बार वाचन किया गया। ठीक है, 3 बार वाचन किया गया। ठीक है साथियों, और कुल अनुच्छेद जो इन्होंने कितने बताए थे? तो 243 अनुच्छेद बताए थे और 13 अनुसूचियां इनके द्वारा बताई गई थी संविधान के प्रारूप में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि संविधान का जो प्रारूप बनाया गया था, ये संविधान के प्रारूप में सही क्या है क्या गलत है इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी को नाम दिया गया प्रारूप समिति। ठीक है, कौन सी समिति? उसको प्रारूप समिति कह सकते हैं या फिर हम ड्राफ्टिंग कमेटी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम मसौदा समिति भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों, प्रारूप समिति, मसौदा समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी की। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है भैया, तो जो प्रारूप समिति थी इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947 में। जो प्रारूप समिति थी उसका गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और जिसके अध्यक्ष बनाए गए वी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें कुल मिला के जो सदस्य थे वो 7 थे। 7 सदस्य थे, जिनमें से आपके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के साथ में एक अध्यक्ष और प्लस 6 सदस्य, तब बराबर कितने हुए आपके? तो 7 आपके सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, जिनमें से एक आपके थे अध्यक्ष जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और जो बाकी 6 सदस्य हैं वो आपके इसमें दिए हुए हैं कि प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो 6 कौन कौन से थे? तो एक थे आपके के.एम. मुंशी, एम. सादुल्ला, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाह दी कसरा स्वामी, ठीक है, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान।
तो इनमें से क्या हुआ, जो बीएल मित्र थे इनकी जगह पे बाद में ये हट गए थे, उनकी जगह पे आ गए थे एन माधव राव। किसकी जगह पे, तो बीएल मित्र की जगह पे आ गए थे। जो डीपी खेतान थे इनकी मृत्यु हो जाती है 1948 में, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है 1948 में। तब इनकी जगह पे कौन आ जाते हैं, तो इनकी जगह पे आते हैं टीटी कृष्णाचारी, ठीक है। डीपी खेतान की जब 1948 में मृत्यु हो जाती है तो उनकी जगह पे जो टीटी कृष्णाचारी थे उनको जगह दी जाती है, ठीक है। तो ये आपके जो प्रारूप समिति की बात की जाए, जो कि समिति थी वो आपका जो तैयार किया गया था प्रारूप, उस प्रारूप की जांच के लिए ये कमेटी बनाई गई थी कि यानी इस कमेटी का कार्य होगा कि जो भी प्रारूप बनाया गया है उस प्रारूप में कितना क्या अनुच्छेद रहेंगे, कितनी अनुसूचियां रहेंगी, कितने भाग रहेंगे, उसमें क्या सही है क्या गलत है, किसको हटाया जाए किसको बढ़ाया जाए। तो ऐसी चीजें जांच करने के लिए प्रारूप समिति गठित की गई थी और इसको हम मसौदा समिति भी कहेंगे और इसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहेंगे, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं प्रारूप समिति की प्रथम रिपोर्ट, ठीक है। प्रारूप समिति जो थी इसकी प्रथम रिपोर्ट कब आई थी, तो इसकी पहली रिपोर्ट आई थी 21 फरवरी 1948 को, ठीक है। कब आई थी, तो 21 फरवरी 1948 को इसकी पहली रिपोर्ट आई थी, जिसमें इसने क्या बताया था कि अनुच्छेद जो होंगे वो 315 होंगे और अनुसूचियां जो होंगी वो 8 होंगी, ठीक है। अनुच्छेद कितने, इधर अगर बात की जाए जो आपकी संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया गया था इसमें अनुच्छेद कितने बताए गए थे, 243 बताए गए थे। कितने बताए गए थे, 243 और जो अनुसूचिया थी वो कितनी बताई गई थी, 13। लेकिन जब इसकी जांच हुई और जांच होने के बाद में क्या किया गया, जो इसकी पहली रिपोर्ट आई इन्होंने कहा कि नहीं भैया हम 243 अनुच्छेद नहीं रखेंगे। इन्होंने 243 की जगह पे क्या बताया कि हम 315 अनुच्छेद रखेंगे। कितने रखेंगे, 315 अनुच्छेद रखेंगे। किसकी जगह पे, 243 अनुच्छेदों की जगह पर। और अनुसूचिया जो उन्होंने बताई थी 13, ठीक है। कितनी बताई थी, उन्होंने 13 अनुसूचिया बताई थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं हम 13 की जगह पे क्या करेंगे, इनको 8 को रखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 243 उन्होंने बताए, उसके जगह पे इन्होंने बढ़ा दिए 315 बताए। और जब इन्होंने अनुसूचिया रखी थी 13 उनको इन्होंने कम करके कहा कि नहीं हम अनुसूचिया रखेंगे केवल 8, ठीक है। ये किसकी रिपोर्ट थी, ये प्रारूप समिति की प्रथम रिपोर्ट थी, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और बाकी आपके 6 सदस्य इसमें शामिल थे, ठीक है। आगे बात करते हैं संविधान सभा द्वारा गठित समितियां। जो संविधान सभा थी उसमें क्या हुआ, कुछ प्रमुख ऐसी समितियां थी जिनको संविधान को बनाने के लिए वो समितियां गठित की गई थी। उनमें से अगर सबसे प्रमुख समिति की बात की जाए तो सबसे प्रमुख समिति थी आपकी प्रारूप समिति, ठीक है। प्रमुख समिति की अगर बात करें हम तो प्रमुख समिति थी आपकी प्रारूप समिति, ठीक है। कौन सी थी, तो प्रारूप समिति जो थी इसकी प्रमुख समिति थी संविधान सभा की। उसके बाद अगर बात की जाए और कौन सी थी आपकी समितियां, जैसे संचालन समिति। संचालन समिति की अगर बात की जाए इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संचालन समिति के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे कि अगर बात की जाए जब ये क्या थे भैया आपके, ये राष्ट्रपति है, ठीक है। जब राष्ट्रपति बनाए गए तो क्या हुआ, अगर कोई राष्ट्रपति होगा तो संचालन कौन करेगा, पूरे देश का संचालन लगभग में इनके हाथ में होगा। तो जब संचालन इनके हाथ में होगा तो संचालन समिति भी किसकी हो जाएगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है भैया। संघ समिति की अगर बात की जाए, संघ संविधान समिति, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू क्या थे आपके, ये प्राइम मिनिस्टर थे यानी प्रधानमंत्री थे आपके, ठीक है। और प्रधानमंत्री क्या होता है, वो पूरे संघ का मुखिया होता है, ठीक है। संघ क्या होता है, पूरे संघ का होता है मुखिया, कौन, प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री संघ का मुखिया हो जाएगा तो इसमें अगर बात की जाए संघ का, संघ शब्द यहाँ भी आया है और संघ शब्द आपका यहाँ भी आया है। जो भी संघ की अगर बात करेगा तो वहां पे आपके क्या आ जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू, ठीक है भैया। अगर जब भी संघ की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और जब संचालन की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। लेकिन एक ध्यान रखना, संचालन एक समिति यहाँ पे भी है और यहाँ पे संचालन समिति है, लेकिन यहाँ पे केवल संचालन समिति है और यहाँ पे क्या है आपकी कार्य संचालन समिति, ठीक है। कौन सी, कार्य संचालन समिति। और अगर कार्य संचालन समिति की बात करेगा तो डॉक्टर के एम मुंशी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी, ठीक है भैया। आगे बात की जाए प्रांतीय संविधान समिति की, तो प्रांतीय संविधान समिति के जो आपके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। प्रारूप समिति की, ये जो कि सबसे मेन समिति मानी गई है, जिसके अध्यक्ष थे आपके
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। झंडा समिति, ये बहुत पूछा जाता है, इसमें लोग क्या करते हैं, झंडा समिति में लगा देते हैं जेबी कृपलानी। ठीक है, ये आप गलती मत करिएगा, क्योंकि झंडा समिति की अगर बात करें, झंडा समिति, ठीक है, तो झंडा समिति की अगर बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन दोनों होते हैं, जेबी कृपलानी भी कभी कभी मिल जाता है और राजेंद्र प्रसाद भी होते हैं, तो झंडा समिति में आप राजेंद्र प्रसाद को लगाइएगा, जेबी कृपलानी नहीं होंगे। ठीक है, अगर बात की जाए आगे संघ, संघ की जहां भी बात आए, संघ, ठीक है, संघ 2 बार आता है आपका, तो संघ संघ जहां आए वहां पे पीटी नेहरू तुरंत लगा दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे वहां पे पीटी नेहरू आपके हो जाएंगे। ठीक है, प्रारूप समिति के कौन हो जाएंगे? तो प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर। ठीक है, और कार्य संचालन की अगर बात करें तो के एम मुंशी आपके कार्य संचालन के हो जाएंगे। अगर बात की जाए आगे वित्त एवं स्टाफ समिति, तो वित्त एवं स्टाफ समिति के कौन थे आपके? ए एन सिन्हा। ठीक है, कौन थे? ए एन सिन्हा, जो कि वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है भैया, तो ये थी इसकी समितियां जो कि संविधान सभा द्वारा गठित की गई थी और संविधान निर्माण के लिए सारी समितियां बनाई गई थी। किसी न किसी रूप से इन समितियों का संविधान में योगदान रहा है, जिनमें सबसे प्रमुख योगदान प्रारूप समिति का रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अंतरिम सरकार की। ठीक है, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार की अगर बात की जाए तो अंतरिम सरकार वो सरकार बनी थी जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के हाथ में था लगभग में। फिर क्या हुआ, इन्होंने एक कैबिनेट मिशन बनी थी, जिसको आप सुना है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, जो कि क्लीमेंट एटली के कहने पे भैया बनाया गया था, सिफारिश पर। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? तो क्लीमेंट एटली की सिफारिश पर जो आपका था कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। ठीक है, कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को कहाँ आया था? भारत आया था। और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 2 बातें की गई थी। एक तो आपकी अंतरिम सरकार की बात हुई थी, किसकी? अंतरिम सरकार की, और दूसरी हुई थी आपकी संविधान सभा की। ठीक है, संविधान सभा की, ये 2 बातें इसमें बताई गई थी। एक तो इसकी सिफारिश की अंतरिम सरकार की और दूसरी सिफारिश की थी संविधान सभा की। तो अंतरिम सरकार वो सरकार थी, इसमें क्या था कि जो भी इसमें सदस्य थे, यानी सरकार हाथ में थे उसके हाथ, अगर हाथ की बात की जाए जो मेन पावर थी वो ब्रिटिश लोग थे, उनके पास थी, ब्रिटिश लोगों के पास। लेकिन ये पीछे से उन्होंने क्या कर दिया, एक सरकार के रूप में सदस्यों को गठित कर दिया। इसमें क्या कर दिया कि भैया जैसे संविधान सभा होगी ये संविधान का निर्माण करेगी, संविधान सभा क्या करेगी, ये संविधान का निर्माण करेगी, लेकिन निर्माण होने के बाद में जो सरकार चलाएगी वो अंतरिम सरकार होगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार जो है वो हमारे पीछे यानी सरकार काम कर रही है और वो धीरे धीरे ट्रेंड होती जा रही है और सीख रही है, और वही आगे चल के सरकार चलाएगी और संविधान सभा का कार्य होगा कि संविधान का निर्माण करे। ठीक है भैया, तो ये बात इसमें बताई गई। तो अंतरिम सरकार की बात की जाए, गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी गठन के लिए घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को, और गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। गठन कब किया गया? घोषणा कर दी गई 24 अगस्त 1946 को, लेकिन गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, किसके सिफारिश पर? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर। यानी हमने बता दिया आपको, कैबिनेट मिशन ने 2 सिफारिश की थी, अंतरिम सरकार और संविधान सभा की। तो इसमें लिखा हुआ है कि गठन किसके उस पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसी की बात में अगर अंतिम सरकार की बात करें तो इसके बारे में अंबेडकर ने कहा यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं भैया, क्यों बात ये कही गई? तो इसलिए कही गई कि जो ये बात थी उसमें क्या था, उस समय एक तो आपकी थी कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग, दोनों थे मिलजुल कर कार्य कर रहे थे। इसीलिए कहा गया यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, ये बात अंबेडकर ने कही थी। ठीक है भैया, उसके बाद कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो कुल इसमें 14 सदस्य बताए गए हैं।
जो कि कैबिनेट मिशन के आधार पर रखे गए थे। ठीक है, किसके? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे, जिनमें से 5 सदस्य जो थे वो मुस्लिम लीग से थे और 9 सदस्य जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर कह सकते हैं आईएनसी। ठीक है, आईएनसी यानी उस समय जो कांग्रेस थी उसमें से 9 सदस्य 14 में से और 5 सदस्य जो थे वो मुस्लिम लीग से संबंधित थे। लेकिन जब भारत का विभाजन हो जाता है तब क्या होता है, ये सदस्य इसमें से हट जाते हैं क्योंकि ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे और जब भारत का विभाजन होता है तब ये सारे सदस्य मुस्लिम लीग के जो थे वो पाकिस्तान चले जाते हैं। ठीक है भैया, तो बात की जाए अगर कैबिनेट मिशन ने जो अंतरिम सरकार बनाई थी उसमें कितने सदस्य रखे थे, तो उसमें इसने 14 सदस्य रखे थे, जिनमें से 5 थे मुस्लिम लीग से और 9 सदस्य थे वो कांग्रेस से संबंधित थे। ठीक है, आगे बात की जाएगा, हम बात करते हैं संविधान के बारे में। तो विश्व का पुराना संविधान किसका है? विश्व का पुराना मतलब विश्व का सबसे पुराना संविधान अगर पूछ दे वो किस देश का है, तो हम्मुराबी विधि संहिता किसका है? हम्मुराबी विधि संहिता का सबसे पुराना विश्व का संविधान है और इसी को हम इराक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को हम इराक कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? इसी को हम इराक कहेंगे। ठीक है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान वो यूएसए का है। ठीक है, किसका है? प्रथम लिखित संविधान जो है वो यूएसए का है। ये बना था आपका 1787 में। ठीक है, बना कब था? तो बना था 1787 में और लागू हुआ था 1789 में। ठीक है, कब बना था? सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए का बना 1787 में और लागू हुआ 1789 में। ठीक है, एशिया का अगर पूछ दे, ये तो हो गया विश्व का प्रथम लिखित संविधान, लेकिन अगर एशिया का पूछे तो एशिया का प्रथम लिखित संविधान जाएगा जापान का संविधान जो कि 1889 में लिखा गया था। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो सबसे बड़ा संविधान आपके भारत देश का भैया, जो कि हमारे देश का है, भारत का। और इसमें क्या है, एक या इसकी बात की जाए तो 117369 यानी कि हम कह सकते हैं 1,17,369 जो शब्द हैं वो हिंदी में है। ठीक है, कितने शब्द हैं? 1,17,369 शब्द हिंदी में है हमारे भारत के संविधान में। और अगर बात की जाए इंग्लिश की तो 1,46,385 शब्द जो हैं वो इंग्लिश वर्जन में है। ठीक है, हिंदी वर्जन में ये शब्द आपके दिए हुए हैं और इंग्लिश वर्जन में आपके ये शब्द हैं। ठीक है, किसमें? भारत के संविधान में। सबसे छोटा अगर संविधान की बात की जाए तो सबसे छोटा संविधान किसका है? तो सबसे छोटा संविधान है मोनाको देश पड़ता है आपका, जिसका सबसे छोटा संविधान है, जिसमें केवल 3814 शब्द हैं। ठीक है, कितने शब्द हैं मोनाको में? मोनाको का जो संविधान है उसमें केवल 3814 शब्द हैं। कितने हैं? 3814 शब्द हैं। उसी के बाद में दूसरा सबसे छोटा संविधान जो है वो यूएसए का है। ठीक है, किसका है? वो दूसरा सबसे छोटा संविधान यूएसए का है, जिनमें केवल कितने शब्द हैं? केवल 4000 शब्द हैं। और शब्द की बात की जाए तो 4000 हैं, और अगर इसमें अनुच्छेद की बात की जाए कितने अनुच्छेद हैं, तो केवल 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, कितने हैं? केवल 7 अनुच्छेद हैं। जबकि हमारे देश जो भारत था उसका जब संविधान लागू हुआ था तब किसने उसमें कितने उसमें थे? तो भैया उसमें अनुच्छेद थे आपके 395। ठीक है, कितने थे? 395 अनुच्छेद थे जब भारत का संविधान लागू हुआ था। लेकिन अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं और उसमें यह भी कहा जाता है कि जो अमेरिका का संविधान है उसको केवल अगर सही से पढ़ा जाए तो 30 मिनट में इसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, कितनी देर में? तो केवल 30 मिनट में अमेरिका के संविधान को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बात की जाए जो हमारा संविधान है भारत का, उसकी सजावट की अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति थे नंदलाल बोस, इन्होंने, और राम मनोहर सिन्हा, इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया था? सजावट की थी भैया संविधान की। ठीक है, संविधान की सजावट, संविधान की सजावट किसने किसने की थी? तो एक थे आपके नंदलाल बोस और दूसरे व्यक्ति थे राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, राम मनोहर सिन्हा, इन दो व्यक्तियों ने भैया सजावट की थी संविधान की। उसमें भी अगर बात की जाए जो नंदलाल थे उन्होंने क्या बनाए थे? इसमें 22 चित्र बनाए थे। ठीक है, कितने चित्र बनाए थे? 22 चित्र बनाए थे। और जो राम मनोहर सिन्हा थे इन्होंने ज्यामितीय विधि से इसकी सजावट की थी। ज्यामितीय विधि से इसकी सजावट की थी। ठीक है भैया, हिंदी संस्करण की अगर बात की जाए
तो हिंदी संस्करण में इसको किसने लिखा था? ठीक है, तो बसंत कृष्ण वैद्य, जो बसंत कृष्ण वैद्य थे, इन्होंने इसको हिंदी संस्करण में लिखा था। अगर हिंदी संस्करण की बात की जाए, सबसे पहले लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राजादा तो थे, इन्होंने लिखा था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, तिरछी हिंदी में लिख दिया था। किसमें? तिरछी हिंदी में लिख दिया था। तो इसको भैया दोबारा लिखवाया गया हिंदी संस्करण में, और हिंदी संस्करण में लिखा था बसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक है, भारत के संविधान को। आगे बात की जाए अगर संविधान में लगा समय, संविधान जो था इसको बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनाने में लगा था। और कुल खर्चा कितना आया था? तो कुल खर्चा लगभग में आया था भैया आपका 64 लाख रुपए। ठीक है, 64 लाख रुपए कुल खर्चा आया था इसको लगभग बनाने में। ठीक है, आगे बात की जाए मूल संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे? मूल संविधान के हस्ताक्षर की अगर बात की जाए तो कुल मिला के 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। कितने? तो 284 सदस्य थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से प्रथम हस्ताक्षर किसका माना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम हस्ताक्षर माना गया, जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से इन्होंने साइन किए थे। ठीक है, किसने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भैया ऐसा हुआ था जब हस्ताक्षर किए जा रहे थे तो उसमें क्या हुआ, सबसे पहले हस्ताक्षर कर दिए थे पीटी नेहरू ने। किसने कर दिए थे? तो पीटी नेहरू ने सबसे पहले हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, लेकिन जब बाद में कहा गया कि नहीं भैया, जो पहले हस्ताक्षर होंगे वो राष्ट्रपति के होंगे, ये तो पीएम है भाई, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इन्होंने क्या किया, इनके सबसे ऊपर साइन थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि जो बीच में जगह छूटी हुई थी उस जगह पे साइन कराए गए। किसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साइन कराए गए, और मान लिया गया कि सबसे जो पहले हैं वो साइन किसने किए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, लेकिन करने की बात की जाए तो सबसे पहले कर दिए थे पीटी नेहरू ने, लेकिन अगर मानने की बात की जाए कि सबसे पहला हस्ताक्षर माना किसका जाएगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सबसे पहले हस्ताक्षर माना जाएगा, जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में हस्ताक्षर किए थे। और दूसरा हस्ताक्षर किसका होगा? तो दूसरा हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद के नीचे जस्ट थे आपके कौन? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका हस्ताक्षर माना जाएगा। ठीक है, प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो अम्मू स्वामी नाथन, ये एक महिला थी जो सबसे पहले इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। उसके बाद में प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो अबुल कलाम आजाद, ये एक मुस्लिम व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, किस पर? संविधान पर हस्ताक्षर किए थे सबसे पहले किसने? तो प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे अबुल कलाम आजाद। अगर हाथों से लिखने की बात की जाए, हाथों से किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण राजादा जो थे, इन्होंने इसको हाथों से लिखा था संविधान को, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया था, तिरछी हिंदी में लिख दिया था। ठीक है, इसको तिरछी हिंदी में लिख दिया था, और जब इन्होंने तिरछी हिंदी में लिखा तो इसीलिए इसका क्या किया गया, दोबारा से हिंदी संस्करण लिखवाया गया, जिसको बसंत कृष्ण वैद्य ने सही हिंदी संस्करण में लिखा था। ठीक है भैया, अगर बात की जाए हमारा संविधान में कुल मिला के कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, तो 395 आपके संविधान में अनुच्छेद हैं। ठीक है, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां थी आपकी जो मूल संविधान था। ठीक है, कितनी? 8 अनुसूचियां या शेड्यूल कह सकते हैं, जो कि आपके मूल संविधान में ये बताए गए थे। ठीक है, तो साथियों यही तक भैया हमारा संविधान था, जो कि संविधान सभा हमने 3 वीडियो किए हैं। 3 वीडियो के माध्यम से हमने संविधान सभा को समाप्त किया है, जिसमें हमने क्या किया है, संविधान सभा के बारे में बताया, साथ ही संविधान का जो निर्माण किया गया, कैसे किया गया, किस तरीके से किया गया, उसके बारे में बताया है। ठीक है साथियों, तो आपको उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगेगी। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो हमारे क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।